मैंने वहाँ से फौरी और हंगामी फरार के तरीकों पर भी गौर करना शुरू कर दिया। बॉस ने मुझे पुराने किले वाली तफरीगाह में अपने किसी एजेंट से मिलने के लिए कहा था, जिसे मैं नहीं जानता था, मगर वो मेरी शक्ल से वाकिफ था। सोचा अगर इससे मिलने जाता हूँ तो मेरे पीछे लगा हुआ खुफिया आदमी भी वहाँ पहुँच जाएगा, मगर इससे मिलना भी ज़रूरी था। अगर मुझे फ़ौरन भागना पड़ जाता तो वो मेरी मदद कर सकता था, मगर इससे पहले अपने पीछे लगे हुए आदमी से छुटकारा पाना ज़रूरी था। इसी धेड़-बुन में मैं दफ्तर वापस आकर काम में मसरूफ़ हो गया। 2 बजे मिस्टर तिवाड़ी किले से वापस आए। यकीनन इसने पोशाली से पूछगछ की होगी। खुदा जाने इस बेचारी पर क्या बीत रही होगी। कहीं इसने मेरा नाम तो नहीं ले लिया। अजीब अजीब वसवसे मेरे दिल में पैदा होने लगे थे। मैं बॉस के चेहरे को पढ़ना चाहता था। चुनाचे मैंने फाइल उठाई और इसके कमरे में आ गया। इस वक्त वो मेज़ की दराज में कुछ तलाश कर रहा था। मुझे देखते ही इसने दराज बंद कर दी। तुमने फाइल चेक कर ली किशन मेहता? मैंने फाइल इसके आगे रख दी। सर मुझे तो हिसाब किताब में कहीं कोई गड़बड़ दिखाई नहीं देती। मिस्टर तिवाड़ी ने फाइल एक तरफ रख दी। कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने पोशाली से मिलने के बाद इसके रद्द अमल को तलाश करने के लिए इसके चेहरे पर फिर एक गहरी निगाह डाली। इसका चेहरा ज़्यादा संजीदा हो गया था। सर आप कुछ थके थके से दिखाई देते हैं, कहीं बाहर गए हुए थे? मैंने आम से अंदाज में पूछा। मिस्टर तिवाड़ी ने एकदम मेरे चेहरे पर अपनी आंखें जमा दी, फिर मुस्कुराते हुए अपने गर्म कोट के कॉलर को उंगली से झाड़ते हुए बोले, हाँ ज़रा हेडक्वार्टर तक गया था। क्यों, कोई ख़ास बात है क्या? मैंने जल्दी से कंधे उचकाए। ओ नो सर, कोई बात नहीं। आपने तो लंच कर लिया था ना? आप नहीं थे तो मैंने अपने कमरे में ही लंच मंगवा लिया था। मिस्टर विश्राम भी अपनी सीट पर नहीं थे। विश्राम ने सिगार निकालकर इसके सिरे को नाखून से कुरेदते हुए कहा, तुम्हारे पास लाइटर तो होगा कैप्टन? मैं अपना लाइटर रख कर कहीं भूल गया हूँ। क्यों नहीं सर, मैंने जल्दी से वास्कट की जेब से लाइटर निकाल कर जलाया और अपना हाथ झुककर मिस्टर तिवाड़ी के मुंह के करीब ले गया। तिवाड़ी सिगार सुलगाते हुए मेरे चेहरे को टिकटिकी बांधे देख रहा था। मैंने अपनी निगाहें लाइटर की तरफ कर ली और फिर इसे झाड़ कर अपनी जेब में रख ली। ओके सर, मैं अपने कमरे में ही हूँ। तिवाड़ी ने कोई जवाब न दिया। अपने कमरे में आकर मैंने भी सिगार सुलगा लिया और बैठकर सोचने लगा कि अब मेरा किले में जाना बेकार ही होगा, क्योंकि तिवाड़ी ने विश्राम को कहा था कि भगवान का बड़ा उपकार हुआ कि ये औरत अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकी और खुफिया तहखाने की सारी दस्तावेज़ात अपनी जगह मौजूद है। इसका मतलब था कि इन लोगों ने लाल किले वाले तहखाने की एक एक चीज़ फ़ौरन चेक की होगी। पोशाली गिरफ्तार हो गई थी, इसलिए इसके कुछ साल ले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं किले में जाकर नीम के पेड़ वाले गड्ढे की तलाशी लूँ, जहाँ प्रोग्राम के मुताबिक पोशाली ने माइक्रो फिल्म फेंकी थी। लेकिन अगर मैं सुजाता के साथ किले में जाता हूँ तो जासूस मेरा पीछा करेगा और मुझे गड्ढे में झाड़ झंकार की तलाशी लेते हुए देख लेगा। चूँकि वो गड्ढा खुफिया तहखाने के करीब ही था, इसलिए मेरे बॉस को यकीन हो जाएगा कि मैं पाकिस्तानी जासूसा की वारदात में मुलव्वस हूँ और गड्ढे में शय को तलाश कर रहा हूँ जो पाकिस्तानी जासूसा वहाँ मेरे ख्याल के मुताबिक फेंक गई होगी। मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि सबसे पहले अपने पीछे लगे हुए इस खुफिया जासूस से निजात हासिल करना ज़रूरी है। ये काम मुझे एक ही दिन में सुबह सुबह करना था, ताकि इससे पहले कि खुफिया आदमी की गुमशुदगी या हलाकत की खबर ऑफिस में पहुँचे, मैं पुराने किले में अपने एजेंट से भी जाकर मिल लूँ। मैं एक तीर से 2 निशाने करना चाहता था और वक़्त का तकादा भी यही था। दूसरे रोज़ इतवार था। चुनाचा घर वापस आकर मैंने चाय पी और गाड़ी निकालकर सुजाता की तरफ चल दी। सुजाता को बहरहाल किले में अपने साथ ले जाना चाहता था। इसकी वजह यह थी कि मैं अकेला अगर गड्ढे में उतर कर कोई चीज़ तलाश करता तो मुझ पर शक किया जा सकता था। सुजाता अगर साथ होती तो मैं गड्ढे में इसकी आंख बचाकर लाइटर फेंक देता और लाइटर तलाश करने के बहाने गड्ढे में उतर कर माइक्रो फिल्म का सुराग लगाने की कोशिश कर सकता था। सुजाता थोड़ी देर पहले दफ्तर से आई थी और इस वक्त गुसल खाने में थी। मैं इसकी माता पिता के पास बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद सुजाता बालों के गिर्द तौलिया लपेटे रेशमी गाउन पहने हुए मुस्कुराती हुई मेरी तरफ बढ़ी। मैंने हंस कर कहा, भाई मैं तो तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय ज़्यादा पसंद करता हूँ। सुजाता के पिताजी उठकर दूसरे कमरे में चले गए। माता जी भी उठते हुए बोली, तुम दोनों बैठो, मैं खुद चाय बना कर लाती। अब मैं माता जी को चाय बनाने से कैसे रोक सकता था। सुजाता इसी तरह मेरे पास तख्त पर बैठ गई। रेशमी गाउन में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो बड़ी अदा से मेरी तरफ देख रही थी। कहने लगी, आज दफ्तर से आते ही कैसे तकलीफ की महाशय जी ने। मैंने कहा, क्यों, क्या मैं तुमसे प्रेम नहीं करता सुजाता? सुजाता ने तनिक कर कहा, प्लीज़ किशन, प्रेम की बात न करो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। प्रेम होता तो अब तक तुम मुझसे शादी कर चुके होते। मैंने सुजाता का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बड़ी मोहब्बत भरे लहजे में कहा, ब्याह भी हो जाएगा सुजाता, बस थोड़ी सी देर रह गई है। अच्छा इन बातों को छोड़ो, कल इतवार है। मैं चाहता हूँ कल हम किले में जाकर पिकनिक बनाएं, क्या ख्याल है, चलोगी? सुजाता ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लिया। पिताजी आ जाएंगे? हाँ, तो कल पिकनिक मेरे साथ मनाने का ख्याल कैसे आ गया तुम्हें डियर? मैंने कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली और जेब से सिगार केस निकाल कर बोला, क्यों, क्या मैं तुम्हारे साथ पिकनिक नहीं मना सकता? अरे भाई, तुम एक ही सुजाता तो हो जिससे मैं प्रेम करता हूँ। सुजाता ने बालों का जोड़ा बनाते हुए मदहोश निगाहों से मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। ज़रूर चलूँगी डियर, मुझे बड़ी खुशी होगी। कल किस वक्त जाएंगी? मेरा ख्याल है 3 बजे के बाद चलें तो अच्छा है।
3 बजे के बाद मैं पुराने किले वाले तफरीगाह में अपने एजेंट से मिलना चाहता था। मैंने फ़ौरन कहा, नहीं सुजाता, दोपहर तक मुझसे इंतज़ार नहीं होगा। हम कल दोपहर से पहले, मेरा मतलब है कोई 10-11 बजे किले में जाएंगे। खाना वहीं किसी प्लॉट में बैठ कर खाएंगे। तुम कुछ बनवा लेना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी डियर। अच्छा, मैं ज़रा कपड़े पहन लूँ। सुजाता ये कहकर उठने लगी तो मैंने आहिस्ता से झुककर पूछा, तो क्या तुमने कपड़े नहीं पहन रखे? वो मुझे प्यार से डांटती हुई अपने कमरे की तरफ भाग गई। मैं रात का खाना खाकर सुजाता के घर से वापस आया। अब मुझे सबसे पहले अपने पीछे लगे हुए खुफिया आदमी का सुराग लगाकर इसे कल दिन के 10 बजे से पहले ठिकाने लगाना था। रात को मैं खुफिया आदमी को ठिकाने लगाने की तरकीबों पर गौर करता रहा। आखिर एक तरकीब मेरे जहन में आ गई और मैं रात 3 बजे का अलार्म लगा कर सो गया। अंधेरे में आँख खुली तो तपाई पर रखी हुई छोटी घड़ी की चमकीली सुइयां रात के 3 बजा रही थी। मैं जल्दी से किचन में आ गया। बरामदे में लगे हुए बल्ब की रोशनी में मुझे अपना नेपाली चौकीदार स्टूल पर गहरी नींद में सोया नजर आया। ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी। मैं किचन का आखिरी दरवाज़ा आहिस्ता से खोलकर लॉन में आ गया। यहाँ रोशनी बिल्कुल नहीं थी। खुफिया आदमी जाहिर है मेरे बंगले के बाहर यानी छोटे फाटक के सामने किसी जगह छुप कर बैठा होगा, या ये भी हो सकता है कि वो आदमी रात के बाद कहीं जाकर सो गया हो। आखिर वो 24 घंटे ड्यूटी तो नहीं दे सकता था। मैं झुक कर चलता नीम के दरख्त वाले चबूतरे के पास जाकर बैठ गया। घास फूस हटाकर मैंने जहरीले सिगारों वाले प्लास्टिक के लिफाफे में से एक सिगार निकाल कर जेब में रखा और लिफाफे को लपेट कर इसी तरह चबूतरे के नीचे रख दी। बेडरूम में आकर मैंने सिगार को अखबार के एक छोटे से कागज़ में लपेट कर अपने तकिए के नीचे रखा और कंबल ओढ़ कर सो गया। दूसरे दिन इतवार था, मगर मैं ठीक 7 बजे उठा। 9 बजे तक नाश्ते वगैरह से फारिग होकर मैं बाहर निकल आया। सिगार मैंने अपनी कोट की जेब में डाल लिया था। मैं उस रोज़ कस्तन गाड़ी अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। चौकीदार अपनी खोली में सो रहा था। चुनाचे मैंने मुलाजमा से कहा, मैं सुजाता बीबी के यहाँ जा रहा हूँ, भोजन वहीं करूँगा, रात तक आ जाऊँगा, तो मेरे आने तक घर पर ही रहना। मैंने गैराज में जाकर गाड़ी को स्टार्ट करने की नाकाम कोशिश की। मैं चाबी को घुमाकर फ़ौरन स्विच ऑफ कर देता था। गाड़ी कैसे स्टार्ट हो सकती थी? ये ड्रामा मैंने इसलिए किया था कि अगर खुफिया पुलिस मुझे देख रही हो तो इसे यकीन हो जाए कि गाड़ी ख़राब होने की वजह से मैं इसे छोड़ कर जा रहा हूँ। मैं गाड़ी से निकल कर बाहर आया। चंद कदम चलने के बाद मैं एकदम रुक कर पीछे देखने लगा, जैसे किसी टैक्सी की तलाश में हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसा किया था। मुझे अपने बंगले वाली सड़क की जानिब से एक आदमी अपना चेहरा जल्दी से पीछे करता नजर आया। इसी कदर अंदाज़ा हो सका कि इसका रंग सांवला है और सर के बाल काले हैं। इस वक्त अगर कोई टैक्सी या रिक्शा आता भी तो मैं इसे कभी न रुकता, क्योंकि मैं पैदल चलकर अपने सुराग रसां की शनाख्त करना चाहता था। मैं टैक्सी रिक्शा देखने के बहाने दाएं जानिब और किसी वक्त पीछे देख लेता था। सड़क खासी लंबी थी और इसका अगला मोड़ 6 ब्लॉक छोड़ कर आता है। मोड़ पर पहुंचकर मैंने दोबारा मुड़कर देखा। फुटपाथ पर एक औरत अपने बच्चे की उंगली थामे आ रही थी, जिसके पीछे एक सिख था, मगर मैंने एक आदमी को एकदम रुकते और एक कोठी की तरफ मुंह करते देख लिया था, जैसे वो किसी कोठी के नंबर की तलाशी में हो। ये वही स्याह बालों और सावली रंगत वाला आदमी था जिसने भूरा गर्म कोट और ढीली ढाली पतलून पहन रखी थी। मैं सड़क की दूसरी तरफ घूम गया। मेरी मंजिल एक बुलंद इमारत थी जिसमें 2 लिफ्टें लगी हुई थी। मैं इस खुफिया आदमी को घेर कर इसी बिल्डिंग में ले जाना चाहता था। बिल्डिंग वहाँ से काफ़ी फासले पर थी। मुझे ज़रूरत थी कि वो मेरा पीछा करता रहे, इसलिए मैं टैक्सी वगैरह नहीं ले रहा था। मैं पैदल ही चलता चला गया। कोई मोड़ घूमने से पहले मैं पीछे मुड़कर देख लेता था। मैं रुकता तो मेरा ताक़ुब करने वाला भी रुक जाता। अब इस बात की तस्दीक हो गई थी कि इसी शख्स को मेरी निगरानी पर लगाया गया है। रास्ता काफ़ी लंबा था, मगर बारौनक सड़कों की वजह से मुझे ज़्यादा थकावट और बोरियत महसूस न हुई। इस बात से भी मुझे हौसला मिल रहा था कि खुफिया आदमी बराबर मेरा ताक़ुब करता चला रहा है। मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजरने के बाद मैं नई दिल्ली की कुशादा और बुलंद इमारतों वाली सड़क पर निकला है। छुट्टी का दिन होने की वजह से दुकानें बंद थी, मगर लोग आ जा रहे थे और कई बुलंद इमारतों के साथ प्लाटों में बच्चे फुटबॉल क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे। मैंने अपना सिगार सुलगाने के बहाने एक मरतबा फिर पीछे मुड़कर देखा तो भूरे कोट वाला भी रुककर यूं पीछे की जानिब देखने लगा, जैसे बस या टैक्सी के इंतजार में हो। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। बेटा तू इन सड़कों की आखिरी बार सैर कर रहा है, जी भर कर इनकी रौनक देख ले, थोड़ी देर बाद तू इनसे हमेशा के लिए महरूम हो चुका होगा। मैं बाएं तरफ घूमकर इस बिल्डिंग की तरफ चल पड़ा जो मैंने इस खुफिया आदमी के कत्ल के लिए चुनी थी। मैं बिल्डिंग की कोसी सीढ़ियां चढ़कर चमकती हुई लॉबी में आ गया। मैंने बाथरूम के गोल शीशे से बाहर देखा। खुफिया आदमी अभी तक लॉबी में नहीं पहुंचा था। जरा देर बाद मैं बाहर निकला तो वो मुझे मुंह बाजार की तरफ रुख किए यूं खड़ा नजर आया, जैसे किसी का मुंतजिर हो। शिकार मेरे बिछाए हुए जाल के किनारे पहुंच गया था। मैं लिफ्ट के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। इसका बटन दबा दिया जो किसी ऊपर मंजिल पर खड़ी थी। लिफ्ट नीचे आई तो मैंने अंदर जाते ही ग्राउंड फ्लोर के बटन पर दबाव डाल दिया। लिफ्ट रुकी हुई थी। मुझे खुफिया आदमी का इंतजार था जिसे मेरे पीछे वहां आना था।
और ऐसा ही हुआ। चंद लम्हों बाद ही वो लिफ्ट के सामने नमूदार हुआ। मैं 3-4 बार उंगली मारते हुए उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। लिफ्ट में कुछ खराबी लगती है, वो कुछ कहे बगैर अंदर आ गया। चूहा पिंजरे में दाखिल हो चुका था। मैं अपना बेजरर सिगार बुझा चुका था और इस वक्त जहरीला सिगार मेरे हाथ में मौजूद था। मैंने बटन पर से उंगली हटा ली। कौन से फ्लोर पर जाएंगे? भूरे कोट वाले ने पूछा। नंबर 10 प्लीज़। इसने 10 का हिंसा दबा दिया और लिफ्ट फ़ौरन उठने लगी। इंटेलिजेंस ऑफिसर अपनी पुश्त सामने की दीवार से टिकाकर मुझे अपनी करंजी आंखों से देखने लगा। मेरे पास सिर्फ इतना ही वक्त था जितने वक्त में लिफ्ट 10वीं मंजिल पर पहुंचती। मैंने सिगार मुंह में दबाकर लाइटर से सुलगाए और आहिस्ता से कश लगाते हुए कहा, मौसम अभी सर्द नहीं हुआ दिल्ली में? इंटेलिजेंस वाले ने भी कोई जवाब न दिया। वो बराबर मुझे घूरे जा रहा था। मैं सिगार के 3 कश लगाने के बाद इसे दबाता तो इसमें से साइनाइड जहर के महलूल की एक बारीक फुहार निकलकर सामने खड़े आदमी के चेहरे पर पड़ी। इस खुफिया आदमी की जिंदगी का वक्फा मेरे 3 कश के बराबर रह गया था। चुनाचा तीसरा कश लगाते ही मैंने सिगार का रुख इस आदमी की तरफ कर दिया। आप सिगार से शौक करेंगे? इससे पहले कि वो कोई जवाब देता मैं सिगार को दरमियान से दबा चुका था। साइनाइड जहर की फुहार निकलकर इसके चेहरे पर पड़ी थी। मैं जल्दी से पीछे हट गया। वो चंद सेकंड सकते में खड़ा रहा और फिर धड़ाम के साथ लिफ्ट के फर्श पर गिर पड़ा। मैंने झुककर इसके सीने पर हाथ रखा। हरकतें कलब बंद हो चुकी थी। मैंने इसे लिफ्ट के कोने में इसी तरह बिठा दिया जैसे वो आराम कर रहा हो। लिफ्ट 10वीं मंजिल पर पहुंचकर रुक गई। मुझे खतरा था कि कहीं ऊपर कोई आदमी नीचे जाने के लिए न खड़ा हो। मैं लिफ्ट के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया ताकि कोई आदमी बाहर मौजूद भी हो तो इसे पहली नज़र में लिफ्ट के फर्श पर दीवार के साथ पड़ा मुर्दा दिखाई न दे। दरवाज़ा खुला तो ये देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया कि वहाँ कोई नहीं था। मैं तेज़ी से बाहर निकल आया। पीछे लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन मैं तेज़ कदम उठाता जीने की तरफ बढ़ने लगा। 5वीं मंजिल पर आने के बाद मैं अकबी लिफ्ट की तरफ चल दिया। इमारत से बाहर आने तक मुझे किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। सड़क पर आकर मैंने खाली टैक्सी रोकी और इसे मोती नगर चलने को कहकर सीट पर नीम दराज हो गया। मैं सुजाता की कोठी से कुछ दूर उतर कर पैदल ही इसकी कोठी की तरफ चल पड़ा। सुजाता की माताजी बरामदे में बिछे तख्त पर बैठी चावल साफ कर रही थी। मैंने झुककर नमस्कार किया और इनके पास ही बैठ गया। सुजाता के पिताजी भी अखबार हाथ में लिए वहीं आ गए। मैंने उठकर इनके पाँव छुए थे। आज पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है तुम लोगों ने? उन्होंने मुझसे पूछा। हाँ पिताजी, सोचा आज ज़रा तफरी कर लें। आप तो जानते हैं मुझे इतवार को भी वक्त कम ही मिलता है। सुजाता के पिताजी लॉन में बिछी आरामदेह कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगे। सुजाता अंदर होगी, जाओ इससे मिल लो, माताजी ने मुझे कहा तो मैं उठकर अंदर ड्राइंग रूम में आ गया। यहाँ सुजाता का भाई अपने जूते पॉलिश कर रहा था। आज GA विमी कॉलेज वालों के साथ हमारा मैच है भैया जी, इसने नमस्कार के बाद मुझे बताया। मैं आज के मैच में सेंटर हाफ की पोजीशन पर खेलूंगा। धन्यवाद, तुमने हॉकी में बड़ी मेहनत की है कुमार। मैं इसे शाबाश देते हुए सुजाता के बेडरूम की तरफ बढ़ गया। वो दरवाजे पर ही मिल गई। इसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें अभी तक नींद से भरी हुई थी। मैंने आगे बढ़कर इसे नमस्कार किया तो श्रीमती जी अभी तक नींद के मज़े लूट रही होंगी। इतवार का दिन ही तो मिलता है, देर तक आराम करने को। तुम आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैं TV लाउंज में बैठकर एक रिसाले की वर्क गिरदानी करने लगा। थोड़ी देर में सुजाता मेरे और अपने लिए चाय ले आई। मैं चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके मैं सुजाता को साथ लेकर किले में जाऊं और वहां अपना काम ख़त्म करने के बाद 1 बजे तक इसे वापस इसके घर छोड़कर एजेंट से मिलने चला जाऊं। लेकिन सुजाता ने तैयार होने में देर लगा दी। फिर भी हम 12 बजे लाल किले में पहुंच गए। मैंने अजायब घर वाले दीवाने आम के करीबी प्लॉट को देखने के लिए कुछ फल भी साथ ले लिए। यहाँ से मुझे नीम का वो दरख्त साफ नजर आ रहा था जिसके करीब गड्ढे में मुझे माइक्रो फिल्म तलाश करनी थी। अगरचे मुझे यकीन था कि पुशारी तहखाने से माइक्रो फिल्म नहीं चुरा सकी, लेकिन मैं अपना शक दूर करना चाहता था। 1 बजे तक हम किले के मुख्तलिफ तख्तों की सैर करते रहे। मैं सुजाता को नीम के दरख्त के करीब ले आया। मैंने लाइटर अपने हाथ में ले लिया था और कस्तन इसे हाथ में उछाल रहा था। गड्ढे के करीब पहुंचकर मैंने लाइटर को ज़रा जोर से एक तरफ उछाल दिया। मैं आगे को झुका भी मगर जानबूझकर लाइटर को ना दबोचा और वो गड्ढे के झाड़ झंकाड़ में गिरकर गायब हो गया। ये लो, अब ये नहीं मिलेगा। तुम इसे उछाल क्यों रहे थे किशन? सुजाता ने परेशान होकर पूछा। कहाँ जाएगा साला, अभी इसे निकाल कर लाता हूँ, मैंने हंसते हुए जवाब दिया और साथ ही गड्ढे में कूद पड़ा। लाइटर तो मुझे एक जगह पड़ा मिल गया, लेकिन माइक्रो फिल्म तलाशी के बावजूद न मिल सकी। किशन डियर छोड़ो, अगर नहीं मिल रहा है मैं तुम्हें नया ले दूँगी, बस थोड़ा सा और देख लो। मैंने इस दौरान दोबारा गड्ढे की सारी झाड़ियों और सूखे पत्तों को उलट पलट कर देख लिया, मगर माइक्रो फिल्म का कहीं नामो निशान तक नहीं था। मुझे यकीन हो गया कि मिस्टर तिवाड़ी का विश्राम का ये कहना दुरुस्त था कि पाकिस्तानी जासूसा तहखाने से कोई शय चुरा कर ले जाने में कामयाब नहीं हुई। मैं गड्ढे से बाहर निकल आया। इस दौरान तहखाने वाली दीवार के साथ पहरा देने वाला फौजी गड्ढे के किनारे पहुंच गया। क्या ढूंढ रहे हैं बहन जी? इसने सुजाता से पूछा। कुछ नहीं जवान, मेरा लाइटर गिर गया था, मैंने बाहर निकल कर जवाब दिया और सुजाता को साथ लेकर अपने पिकनिक स्पॉट की तरफ आ गया।
2:30 बजे मैं सुजाता को इसकी कोठी पर छोड़कर पुराने किले चला गया। दिल्ली का ये किला 5000 साल पुराना है, जो कौरव पांडव के दौर में तामीर हुआ था। इसके एक तरफ गांधी स्टेडियम है। दिल्ली का ये किला 5000 पुराना था, जो कौरव पांडव के दौर में तामीर हुआ था। इसके एक तरफ गांधी स्टेडियम है, अंदर एक खूबसूरत पार्क बना हुआ है। 1947 के मुस्लिम कुछ फसादात में दिल्ली से भागे हुए लूटे पुटे मुसलमानों के काफिले इसी किले में आकर पनाह हासिल करते थे। इस ज़माने में यहाँ लकड़ी के बेशुमार स्लीपर पड़े थे। दिल्ली के शुरफा की बीबियाँ, जिन्होंने शायद ही कभी किसी गैर मर्द की शक्ल देखी थी, इन्हीं स्लीपरों के पास बेयारो मददगार पड़ी रहती थी। वो बड़े अलम अंगेज दिन थे। दिल्ली में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था और पुराने किले में लूटे हुए मुसलमान अपनी जानें बचाकर सहमे हुए बैठे थे। अब इस किले को तफरीगाह में तब्दील कर दिया गया था। किले के बाहर की खंदक में पानी छोड़कर नहर बना दी गई थी, जिसमें लोग कश्ती रानी करते हैं। कभी ये किला शहर से काफ़ी दूर फासले पर हुआ करता था, मगर अब आबादी बढ़ते बढ़ते किले तक फैल चुकी है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले की थोड़ी बहुत तज़य्युन और आराइश करवाई थी, मगर लाल किले की तामीर के बाद ये एक बार फिर वीरान हो गया था। मैं किले के अंदर जाने के बजाय पुल की तरफ आ गया और गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखने लगा। इससे मेरा मतलब एजेंट को चेहरा दिखाना था, जिसके बारे में मुझे यकीन था कि वो वहाँ किसी जगह मौजूद है। फिर मैंने एक स्टॉल से नमकीन चने खरीदे और एक दरख्त से टेक लगाकर चने खाने लगा। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि एक पुख्ता उम्र का दुबला पतला आदमी, जिसने फाख्ताई रंग का गर्म कोट पहन रखा था, मेरे करीब आ गया। इसके हाथ में बैद की मुड़ी हुई छड़ी थी। इसकी नाक ऊपर को उठी हुई थी। रंग गंदमी और बालों में सफ़ेदी की हल्की हल्की झलक थी। मेरे नज़दीक आकर वो झुककर ज़मीन में कुछ तलाश करने लगा। किले के पीछे इमली का एक दरख्त है, वहाँ आ जाओ। इसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा और छड़ी आहिस्ता आहिस्ता घुमाता आगे निकल गया। ये अपना एजेंट था और इसने मुझे पहचानने के बाद ही ये हिदायत की थी। मैंने इत्मीनान से चने खाकर खाली लिफाफा एक तरफ फेंका और रुमाल से मुंह पोंछते हुए नहर के साथ साथ चलने लगा। नहर किले के चारों तरफ घूम गई थी। किले के एक भी दरवाजे के सामने आकर मैंने लकड़ी का पुल अबूर किया। सामने ही इमली का दरख्त था। मैं इसके नीचे पड़ी बेंच के कोने पर बैठ गया। ज़रा देर बाद वही खुश लिबास शख्स हाथ में लिफाफा पकड़े इससे गंडेरियाँ निकाल कर चूसता हुआ नमूदार हुआ और मुझसे थोड़े फासले पर एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। मैं एक ख़ास जाविये से इसे देख रहा था। देखते ही देखते इसने लिफाफे को आहिस्ता से मरोड़ा और दरख्त के साथ लगे हुए कूड़ा करकट के डब्बे में फेंक दिया। जेब से घड़ी निकाल कर देखी, मुझ पर एक चुटती हुई नज़र डाली और छड़ी लहराता दूसरी तरफ चला गया। वो मेरे लिए कोई ख़ास चीज़ डब्बे में डाल गया था। कुछ देर मैं अपनी जगह पर खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता दरख्त वाले डब्बे के पास आ गया, जहाँ पर वो अब नहीं था। मैंने डब्बे से लिफाफा निकालकर कोट की जेब में डाला और लकड़ी का पुल अबूर करके दूसरे दरवाजे की तरफ चल पड़ा। बंगले पर पहुंचकर मैं सीधा अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा और दरवाजे की चटखनी लगाकर लिफाफा खोल दिया। इसमें एक छोटा सा रिवॉल्वर था, जिसके आगे साइलेंसर भी लगा हुआ था। इसके साथ ही कोडवर्ड में टाइप किया हुआ एक खत था। तहरीर को डी कोड करके असली खत मैंने लिफाफे समेत जला के इसकी राख फ्लैश में बहा दी थी। चाणक्य प्लान की माइक्रोफिल्म बहुत ज़रूरी चाहिए। वैशाली को आइंदा इस किस्म के ऑपरेशन में मत डालो। हमारी इतला के मुताबिक ये फिल्म अब अजायब घर के खुफिया तहखाने में नहीं, बल्कि भारतीय पार्लियामेंट हाउस लाइब्रेरी के आखिरी कमरे में मौजूद है। ज़्यादा इंतज़ार ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसे लाइब्रेरी के खुफिया चैम्बर से निकाल कर मुझे पहुँचाओ। मेरे बारे में तुम बॉस को सिग्नल करके मालूम कर सकते हो कि मैं कहाँ तुम्हें मिल सकूँगा। ख़त के मंदरजात को 2-3 बार पढ़कर मैंने इसे भी जलाकर राख फ्लैश में बहा दी। माइक्रोफिल्म की जगह बदलना एक कुदरती अमर था। जहां 2 बार फिल्म उड़ाने की कोशिश की गई हो, वहां यह खसूसी दस्तावेज कभी नहीं रखी जा सकती थी। इस वक्त एजेंट रहनुमाई न करता तो मैं अकेला ना जाने कब तक अंधेरे में टामक टोइयाँ मारता रहता। पार्लियामेंट हाउस मेरा देखा बाला था। हमारा दफ्तर शुमाल मगरिब से ज़रा फासले पर, लेकिन इसी कॉम्प्लेक्स की हदूद में था। पार्लियामेंट हाउस की लाइब्रेरी में भी 2-4 मरतबा जाने का इत्तफाक हुआ था, जो ज़्यादा बड़ी नहीं थी। बस ऊंची छत के नीचे किताबों की अलमारियां 6-7 कतारों में लगी थी। दरवाजे के बाएं जानिब लाइब्रेरियन का ऑफिस था। साथ ही एक काउंटर था जहां क्लर्क किताबें जारी करता और वसूल करता था। इसी असना में कमला चाय ले आई। चाय पीने के दौरान मैंने टीवी से खबरें सुनी, लेकिन इनमें इंटेलिजेंस ऑफिसर की हलाकत की कोई खबर नहीं थी। अलबत्ता अगले रोज़ हिंदुस्तान टाइम्स में एक 4 सतरी खबर छपी थी कि दिल्ली के एक बिल्डिंग की लिफ्ट में एक अधेड़ उम्र आदमी मुर्दा पाया गया, जिसके बारे में ये ख्याल है कि इसे दिल का दौरा पड़ गया है। मेरा कयास था कि मिस्टर तिवाड़ी अब सोच समझकर मेरे पीछे किसी दूसरे आदमी को लगाएगा, क्योंकि मैं अब तक अपने पीछे लगे हुए 3 आदमियों को हलाक कर चुका था, जिन्हें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक दिल का दौरा पड़ा था। लेकिन अब मुझे ज़्यादा चौकस रहने की अशद ज़रूरत है। मैंने अपने जहन में लाइब्रेरी का जो मंसूबा तरतीब दिया था, इसके लिए भी सुजाता को इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया था। वो अगर इस लाइब्रेरी की मेंबर बन जाती तो मैं इसके साथ कभी कभी वहाँ जा सकता था।
और किसी को मुझ पर शक भी नहीं पड़ सकता था। दूसरे दिन तिवाड़ी का रद्द-ए-अमल मालूम करने के लिए एक फ़ाइल लेकर इसके कमरे में गया तो वो किसी को फ़ोन कर रहा था। मुझे देखते ही इसने फ़ोन बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए बोला, कहो कैप्टन कैसी रही कल की पिकनिक। मैं एक लम्हे के लिए अपनी जगह से हिल सा गया मगर फ़ौरन ही अपने आप को संभाल लिया। सर अच्छी रही। इतवार को मैं आमतौर पर घर आराम करता हूँ मगर मेरी मंगेतर मुझे ज़बरदस्ती साथ ले गई। मैं सोच रहा था कि इसे कैसे हमारी पिकनिक का इल्म हुआ कि वो खुद ही बोला, मैं भी बच्चों के साथ गया हुआ था किले में। सर आपने हमें बच्चों से क्यों नहीं मिलवाया? मुझे बड़ी खुशी होती है, हम तो अकेले वहाँ बोर हो गए थे। जल्दी से मैंने बात करें। मिस्टर तिवाड़ी ने कोई जवाब देने के बजाय ज़रा से कंधे उचकाए और फाइल की तरफ इशारा करके पूछा कि ये कौन सी फ़ाइल है? हर फाइल पर मैं इसका मशवरा ले सकता था। मैंने महसूस किया कि वो इन तासुरात को मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा है जिनका इसके चेहरे से जाहिर होना कुदरती अमर था, लेकिन चूंकि आदमी बड़ा तजुर्बेकार और काइया था इसलिए 100% कामयाब रहा। इसने मुझसे सेंट्रल ब्यूरो के किसी आदमी की हलाकत की बात न की और फाइल पर अपना मशवरा देने के बाद टेलीफोन का नंबर घुमाने लगा। मैं फ़ाइल उठाए वापस अपने कमरे में आ गया। दोपहर को विश्राम से मुलाकात हुई। इसका रवैया भी मामूल के मुताबिक था। मैंने भी मज़ीद कुरेदने की ज़रूरत महसूस न की और अपनी सारी तवज्जो लाइब्रेरी के खुफिया खाने की तरफ मबजूल कर दी। तो दोस्तों अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।